चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स ठीक है। ओके, सब ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मगर मगर इसको समझाने के पहले मुझे आपको एक छोटी सी और जानकारी देनी है। एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ाना है और वो है एरिया वेक्टर। कौन सा? तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, तत्पश्चात इसको समझ लेंगे। ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश क्षेत्र या क्षेत्र सदिश। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश, यही सही नाम है, क्षेत्र सदिश। देखो सब ध्यान से देखो भाई। वैसे तो सामान्यतः वैसे तो सामान्यतः एरिया एरिया अर्थात क्षेत्रफल है ना। हम अनेक जगहों पर एरिया को यानी अदिश जो जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है उसको हम अदिश राशि के रूप में लेते हैं। कौन से रूप में लेते हैं? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी के रूप में लेते हैं। अदिश राशि यानी हम मान के चलते हैं कि इसमें दिशा नहीं है। लेकिन कई सारी ऐसी फिजिकल फिनोमेना होती है, कई सारी ऐसी भौतिकीय घटनाएं होती हैं, कई सारे ऐसे फिजिक्स के टॉपिक हैं जिनमें कैलकुलेशन करते समय हम एरिया को यानी क्षेत्रफल को सदिश राशि के रूप में भी लेते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि एरिया कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि अर्थात इसमें दिशा भी होती है। समझ में आया? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? एरिया वेक्टर। नाम में देखो एरिया विच इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब प्रश्न ये उठता है सर अगर आप एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हो यानी क्षेत्रफल को एक कौन सी राशि बोल रहे हो? सदिश राशि बोल रहे हो, तो इसमें दिशा होनी चाहिए। तो दिशा इसकी कौन सी होती है? अब हम वो देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये कोई भी एरिया है, ये एरिया में बना लिया। ठीक है, ये एरिया मान लो मेरे हाथ की हथेली मान लो। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, कोई क्षेत्र। हमेशा याद रखना किसी भी क्षेत्र की दिशा, किसी भी क्षेत्र की दिशा उस क्षेत्र के लंबवत होती है। लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर, या अगर क्षेत्र ऐसा रखा है तो लंबवत बाहर की ओर। या यूं समझो कि जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है उसकी ओर। जैसे कोई एरिया ऐसे रखा है तो उसकी दिशा उधर नहीं होगी, जिधर ऑब्जर्वर खड़ा है उधर मानेंगे। क्लियर है? एरिया अगर ऐसा है तो लंबवत ऊपर की ओर। कुल मिलाकर के किसी भी क्षेत्रफल की दिशा उसके पृष्ठ के लंबवत ली जाती है। उसके पृष्ठ के लंबवत लिया। लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है क्या? ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे ये मान लो ये हमारा जो एरिया है वो अगर मैं डेल एस लिखूँ तो डेल एस की दिशा क्या होगी? डेल एस की दिशा क्या होगी? ये सीधा ऊपर। क्लियर है? डेल एस वेक्टर करके हम उसको डिनोट करेंगे। वेक्टर मतलब सदिश राशि। इसका मतलब उसमें दोनों चीज छुपी हुई है, दोनों चीज मौजूद है, दोनों चीज इंक्लूड है। कौन सी दोनों चीज? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। तो अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन का नाम दे दूं, इस डायरेक्शन का नाम दे दूं एन कैप। क्या नाम दे दूं? एन कैप। तो मैं इसी को डेल एस वेक्टर को लिख सकता हूं डेल एस मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। डेल एस वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल एस वेक्टर मतलब डेल एस मैग्नीट्यूड और ये बाजू में उसका डायरेक्शन। परिमाण और दिशा दोनों मिला के बन गए सदिश। सदिश में दो चीज होती है। सदिश में कितनी चीज होती है? कौन सी दो चीज होती है? परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और साथ में उसका डायरेक्शन। तो उसका डायरेक्शन एन कैप। दिख रहा है? कोई डाउट है? कुछ भी नहीं है। आपको केवल अब बोलोगे सर याद क्या रखना है? याद आपको इतना ही रखना है कि किसी भी क्षेत्रफल यानी किसी भी क्षेत्र की दिशा हमेशा उसके अभिलंबवत बाहर की ओर या अभिलंबवत ऊपर की ओर यानी कि नॉर्मली नॉर्मल होती है और परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसको आपको ध्यान रखना है। कौन डाउट है? का डाउट है तो पूछ लियो। अब सुनिए मेरी बात आगे। अब बोलोगे सर ये एरिया जो है आपने लिया डेल एस, अगर मान लो कोई ऐसा क्षेत्रफल है
जो कि प्लेन न हो, ऊपर खाबड़ हो, या आप ऊपर खाबड़ भी नहीं रहे, मान लो वो कर्व शेप में हो। कौन से शेप में हो? वक्री शेप, मतलब कि गोले का सरफेस मान लो है, प्लेन गोला प्लेन प्लेनर है, मगर मतलब प्लेनर बोलने का मतलब ये ऐसा प्लेनर नहीं, खुरदुरा नहीं है, खुरदुरा नहीं है, स्मूथ सरफेस है, यानी कि चिकना है, लेकिन कैसा है? गोलाकार है। तो गोलेकार में क्या होगा पता है सर? अब ये आपने समतल पृष्ठ लिया, समतल मतलब प्लेन वाला लिया, ये आपने गोलाकार लिया। अब इसमें एरिया वेक्टर बना के बताओ सर अब कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, गोले में क्योंकि वो कर्ड शेप होता है, कर्ड शेप यानी वक्राकार होता है। वक्राकार मतलब जैसे मैं बोलूंगा इधर का एक आध टुकड़ा ले लो सर एरिया का, तो इसका दिशा इधर होगा। मैं बोलूंगा सर इधर का एक आध एरिया ले लो, तो इसका दिशा उधर मत देखा ना, इसका नॉर्मल इधर है। कुल मिला के तुमको एक बात याद रखनी है कि तुम जिधर भी छोटा सा टुकड़ा ले रहे हो ना, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। जैसे मैं इधर लाइन ले लिया तो आपको 90 डिग्री बना के उधर लाइन खींचना है। अब मैं इधर से ऐसे लाइन खींचता तो क्या 90 डिग्री बन पाता? क्या नहीं पाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप गोले में अगर एरिया ले रहे हो, किसमें ले रहे हो? हाँ, सर्कल नहीं, सर्कल तो 2D होता है बेटा, कर्व सर्कल। जैसे लड्डू और चूड़ी, फर्क है दोनों में कुछ? लड्डू और चूड़ी में क्या फर्क है? चूड़ी में केवल एक घेरा रहता है, बीच में खोखला खाली सब, केवल एक तार का घेरा, वो सर्कल है। और लड्डू रहता तो गोल है, मगर वो भरा रहता है, वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, समझ रहे हैं? हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं एरिया यहाँ ले लूँ तो, एरिया यहाँ ले लूँ तो क्या होगा? तब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसा, आप समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि अगर गोले में हम पृष्ठ ले रहे हैं तो वो हर जगह पे अलग अलग उसकी डायरेक्शंस होगी, और अगर वो प्लेनर है तो एकमात्र डायरेक्शन होगी। अंदर नहीं ले सकते, गोला है ना, लड्डू के अंदर कैसे घुस सकते हैं? समझ में आ रहा है? हम कहाँ लड्डू के बाहरी सरफेस में ले सकते? जैसे लड्डू है, अब लड्डू होता तो आपको मैं सच में बताता, गोला होता तो, गोला है नहीं हमारे पास, तो हम सेंटर में ले सकते हैं, लेकिन सेंटर के अंदर नहीं घुस सकते आप। जैसे ऐसे लड्डू है, तो जैसे जिसको उसका पृष्ठ है तो आप बाहर में किनारे पे रुक सकते हो। जैसे मैं बोलूँगा ना यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँगा यहाँ एक मैंने सरफेस लिया है, तो एक्चुअल में ये कहाँ लिया है? हाँ, जैसे लड्डू है ना ऐसे, उसके बाहर में आप ले सकते हो, अंदर नहीं घुस सकते। तो अगर बाहर मिलेंगे मान लो, तब उसकी दिशा क्या होगी? अब क्योंकि ये वाला सरफेस ऐसा है, ऐसे ऊपर से आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो तुम बीचों बीच लिए हो तो जस्ट बाहर होगी। समझ में है ना? कुछ घुस रहे भेजे लड्डू, तो लड्डू को नहीं घुसाने भेजे में, आपको इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी उसको घुसाने भेजेंगे, ठीक है? तो मैं मिटाऊँ इसको? समझ में आ रहा नहीं यार? आ रहा है? कहीं भी डाउट है तो पूछ लो आप। अब चलो, ये एरिया वेक्टर मुझे आपको बताना था। सो एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि नाम में स्पष्ट है, नाम में इसके वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी दिशा हमेशा क्या होती है? लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर, आउटवर्ड्स। या अगर एरिया ऐसा रखा हुआ है तो जिधर ऑब्जर्वर खड़ा है उधर मानेंगे, ठीक है? हाँ, समझ में आ गया? अब चलो, अब आप आगे चलते हैं अपन। हाँ, एक और बात मुझे आपको बतानी थी सर, एक और बात मुझे आपको बतानी थी, और वो ये है कि चलो उसको मैं बाद में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाते समझाते बता दूंगा, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम चालू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। उसके समझने के लिए हमको एरिया वेक्टर समझना जरूरी था, वो हम समझ लिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ रहे हैं, ठीक है? तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाने से पहले आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ताकि आपको ये बहुत 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 जल्दी और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे पानी की बौछार चल रही है, मतलब बहुत सारा पानी आ रहा है, पानी की बहुत सारी धार आ रही है, ठीक है? बहुत सारा पानी, ठीक है? और आपने उसके रास्ते पे एक रिंग रख दिया, रिंग या चूड़ी जो आप समझना चाहो, आपने रख दिया, और अब पानी की बौछार एकदम धारोधार ऐसे आ रही है, बहुत तेज, और आपने चूड़ी को ऐसे रखा हुआ है, इसके ठीक सामने ऐसे गोल से ऐसे रख दिया, एकदम खड़ा ऐसे रख दिया। अगर आप चूड़ी को ऐसे रखते हैं तो मैं आपको ये आसानी से बता सकता हूँ, और आप खुद भी समझ सकते हैं कि बहुत सारा पानी उसके अंदर से बीच से भुलक, मतलब बीच से चलत जाएगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं है? मतलब
उसके अंदर से बहुत सारा पानी आर पार हो जाएगा। मैं बोलता हूँ मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि चूड़ी को आपने से खड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसी चूड़ी को एग्जैक्ट खड़ा ना करके ऐसे आड़ा रखें, ऐसे आड़ा, पानी की बौछार तो वही है, लेकिन चूड़ी को आपने ऐसे नहीं रखा है, अब ऐसे आड़ा सुला के उसको रख दिया, थोड़ा तिरछा रख दिया। अब तुम बताओ कि अब पानी की जितनी बौछारें, जितनी धाराएं पहले गुजर पा रही थी, अब वो कम गुजरेंगी कि और ज्यादा होगी? कम हो जाएंगी ना, क्योंकि चूड़ी को आपने तिरछा कर दिया। बात समझ रही है? बहुत आसानी, बहुत आसान सी चीज है ना। और चूड़ी को आप ऐसे टेढ़ा करो, चाहे ऐसे टेढ़ा करो, चाहे ऐसे, कम ही होगी। सबसे मैक्सिमम सिर्फ तब होगी जब उसके जस्ट परपेंडिकुलर आपने उसको रखा था, ऐसे खड़ा रखा था, तो पूरा मैक्सिमम एरिया था उसके पानी के घुसने का। चूड़ी ऐसे है, आप उसको एकदम परपेंडिकुलर रखा है, तो पूरा जो बीच का जो गोला, जो आपको जो बीच का जो सर्कुलर पोर्शन जो पूरा खाली दिख रहा है, पूरे हिस्से में से पानी घुसेगा, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में पानी वहां से प्रवेश कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन अगर चूड़ी जरा सा भी एंगल से मुड़ी चूड़ी है, मतलब मुड़ी हुई है, तो क्या होगा? पानी की मात्रा कम हो जाएगी। समझ में आया? बस ठीक वैसे ही आपको समझना है, जो पानी की धाराएं थी उसको आप समझ जाओ, विद्युत बल रेखाओं से समझ लो उसको। यानी ये जो है ना, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो पानी की धाराएं थी उसी को अब आप ये समझ लो, उसी से तुलना करके आप इसको रिलेट करो, ठीक है। और जो रिंग था उसके जगह यहाँ पे हमको एक एरिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एरिया, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं, बहुत इजी है। मैं फोटो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पे एक एरिया चुनता हूँ सबसे पहले। ये एरिया देखो मैं चुन रहा हूँ, ध्यान से समझना ना। ये ऐसा, ये आपको ये कैसे है बताओ? ये एरिया मैंने लिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आड़ा आड़ा नहीं है, ये सीधा ही है, ये ऐसा रखा हुआ है, लेकिन उसको मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं उसको ऐसे बना के दिखाया हूँ, ठीक है। ये ऐसा क्लियर है? तो इस स्थिति में क्या होगा सर? इस स्थिति में उस एरिया से होकर के मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइनें गुजर पाएंगी। सही है कि नहीं? बताओ। वैसे ही तुलना करना है जैसे आप पानी की बौछार के साथ चूड़ी की तुलना या रिंग की तुलना कर रहे थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ से गुजर पाएंगे कि नहीं? गुजर पाएंगे। इस स्थिति में मान लीजिए जो एरिया है, मान लो वो डेल एस है, और जो इंटेंसिटी वो क्या है? ई है। इंटेंसिटी कितनी है? ई है। और एरिया जो कितना है? डेल एस है। और इस एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बताओ भला? एरिया अभी कैसा रखा है? ऐसा, ये जो ऐसा रखा हुआ है, तो इस है ना, आपको भले ऐसा नहीं रखा है, कैसा रखा है? वो ऐसा रखा है। अब ऐसा को मैं दिखा नहीं सकता ना, ऐसा करके, तो मैं ऐसे दिखाया हूँ, ठीक है। ऐसे रखा है, तो मैं बताओ एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? आपको थोड़ी देर पहले बताया। डायरेक्शन, दिशा, उसके लंबवत, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो एरिया अगर ऐसा रखा है तो किधर होगी? उधर होगी। और उधरिच किसकी दिशा है? ई की दिशा है, यानी इंटेंसिटी की दिशा। यानी कि हम कौन से केस की बात कर रहे हैं? यदि ई और डी डेल एस की दिशा क्या हो? सेम हो, समान हो। यानी आप देख लो गौर से चित्र में एक बार फिर से, यही दिशा किसकी है? डेल एस की। और यही दिशा किसकी है? ई की। इस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम पहले तो देख लो किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई से। किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई से व्यक्त करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इसका सूत्र होता है E इंटू डी एस। डी एस या डेल एस लिख देते हैं। हम लोग क्षेत्रफल को कितना लिए? डेल एस लिए, तो डेल एस। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सरल फॉर्मूला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो और बाजू में वो क्षेत्रफल लिख दो जिस क्षेत्रफल से वो बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, वो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उसका क्षेत्रफल लिख दो। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। लेकिन ये कब की कंडीशन की बात है? जब ई और डेल एस सेम डायरेक्शन में हो। कौन सी डायरेक्शन में हो? पहले बताओ सेम डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं? फील्ड लाइंस यानी ई की डायरेक्शन किधर है? उधर है। पानी की बौछार से तुलना करो, उधर है। और आपने ये जो चौकोन वाला जो पन्ना रखा है, मान लो ऐसे रखा है, ऐसे खड़ा, एकदम उसके कैसा रख दिया? खड़ा, यानी कि ऐसे ऐसे रखा हुआ है फ्रेम को आपने। तो क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस उससे आर पार हो जाएंगे। और उसी को अगर आपने ऐसे आड़ा टेढ़ा ऐसे से रखा होता तो क्या होता? कम होती, कम लाइंस ऑफ फोर्सेस वहां से गुजरती। क्लियर है? अब हम कुछ ऐसे ही केस की बात करेंगे जिसमें दोनों के बीच कुछ एंगल बना होगा। सब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए सर, एक बार देखो ना सर, ये मान लीजिए ये मैंने एरिया बनाया है, ठीक है। वो ऐसे एरिया ऐसे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो मैंने ऐसे बना दिया,
ये ई है और एरिया ऐसा है। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन अभी अलग अलग है। पहले क्या था? सेम था, दोनों का डायरेक्शन सेम था, नहीं पैरेलल था, एक ही डायरेक्शन में थे दोनों। लेकिन अब क्या है? अलग अलग है। फोटो में नजर आ रहा है? बहुत सरल है सर, क्या कठिन है? जो चित्र में दिखा है वही तो आप बोल रहे हो, वही तुम लोग सुन रहे हो, कठिन कुछ भी नहीं है। पहले दोनों का डायरेक्शन सेम था, दोनों उधर से उधर थे, और दूसरे में क्या हो गया? ई और डेल एस के बीच का डायरेक्शन अलग अलग है। मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। कितना है? थीटा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई, पहले भी था लेकिन अब थोड़ा ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, यानी इंटेंसिटी यानी तीव्रता और क्षेत्रफल का अदिश गुणा, तीव्रता और क्षेत्रफल का अदिश गुणा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड एरिया। इसको अगर आप फॉर्मूला इसके लिखोगे तो लिखोगे ई डी है ई डेल एस कॉस थीटा। क्या लिखोगे? ई डेल एस कॉस थीटा। इसको ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ये ए का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। याद रखना इस बात को। तो वैसे यहाँ पे ई और डेल एस के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, तो ई डेल एस कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे बताओ तो भला? जब कोई बात है, जब ई और डेल एस के बीच का एंगल थीटा होगा, जब ई और डेल एस के बीच का एंगल थीटा होगा, और जब दोनों पैरेलल होंगे तो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो खाली ये फॉर्मूला ई डेल एस। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? तुम लोग बोलोगे सर ये कॉस थीटा अचानक कैसे प्रकट कर दिया आप? कॉस थीटा कहाँ से आया, कैसे आया, ये डेफिनेशन कैसे बनी? तो चलिए, वैसे आपका ये कहाँ यहाँ पे काम सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाइए, इसकी डेफिनेशन लिखिए, तो आप इतना काम करके लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आया कैसे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई है, वो अगर डेल एस से अलग है तो हम यहाँ पे डेल एस के डायरेक्शन में एक प्रोजेक्शन लेते हैं, एक कंपोनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? आपको पता है ना, ई को दो जैसे अपन पी को दो कंपोनेंट में बांटे थे, पी कॉस थीटा, वैसे ई को दो कंपोनेंट में बांटेंगे तो क्या बटेगा? ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा मतलब, यदि मैं आपको क्या बताया था, जिधर थीटा बना है तो इधर कॉस थीटा दे दिया, ठीक है। अब मैं पूछूंगा बेटा ई कॉस थीटा क्या है, तो तुम लोग बोलना सर ये ई का आधार घटक है। कौन सा घटक है? आधार घटक है, जो आपने आधार में लिया है, बेस कंपोनेंट। ई कॉस थीटा एक कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट को डेल एस के साथ इंटू किया। देख लो आप, एक्चुअली ये ई कॉस थीटा को जब आप डेल एस के साथ इंटू करोगे तो इसी को आगे पीछे करके ई डेल एस कॉस थीटा लिख रहे हैं, और जो कि ये दिख रहा है और जो कि ये है। क्लियर है? यानी कि अब मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे, जब ई और डेल एस की डायरेक्शन अलग अलग हो तो हमें क्या करना चाहिए? ई को कंपोनेंट में बांटना चाहिए, और उसका कौन सा वाला कंपोनेंट लेना चाहिए? बेस कंपोनेंट, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना चाहिए। ई कॉस थीटा लेंगे, और उस अब वो ई कॉस थीटा कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है? डेल एच की डायरेक्शन में दिख रहा है ना, हमको उसी डायरेक्शन से मतलब था। जो डेल एच की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टपक रहा है, जो प्रकट हो रहा है, उसी को डेल एच के साथ गुणा कर दिया, ये और वही हमारा क्या बन गया? नया फॉर्मूला बन गया। सो याद रहेगा ये आपको। और आप देख लो, जो फाई का जो फॉर्मूला है कितना है? ई डेल एस कॉस थीटा। इसी में जब तुम थीटा बराबर 0 रखोगे, थीटा बराबर 0 रख के देखो तो क्या होगा? जब थीटा बराबर 0 हो तब फाई का मान कितना निकलेगा? ई डेल एस निकलेगा ना। और थीटा बराबर 0 बोलने का मतलब क्या है? थीटा बराबर 0 डिग्री बोलने का मतलब क्या है कि ये 0 कब होगा? जब ई डेल एस दोनों सेम दिशा में, मान लो ये इसी दिशा में होता तो थीटा कितना होता? 0 होता। यानी ये पहला वाला फोटो, और पहले वाले फोटो का फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल्स टू ई डेल एस, वही तो लाए, देखो फाई इज इक्वल टू ई डेल एस, ठीक है। अब डेफिनेशन में बता रहा हूँ, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एरिया से गुजरने वाली, वो भी कैसे गुजरने वाली? अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। फिर से बोलता हूँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। ये जो
ये गुजर रही है ना आर पार, उन्हीं को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मली, एक शब्द बीच में जोड़ना जरूर, नॉर्मली, है ना। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ एरिया इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी है आप सेंटेंस को आगे पीछे जमा कर लें। मेन जो है हमको समझ में आना चाहिए कि हम किसको बोलने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी जो बल रेखाएं गुजर रही है ना, क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही है उनकी संख्याओं को बोल रहे हैं। वो भी कैसे गुजर रही है? अभी लंबवत, परपेंडिकुलर, नॉर्मली। ठीक है, पक्का। जब नॉर्मली नहीं था तो हमने उसका तब देखो ना, जब ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तब हमने ई को नहीं लिखा, हमने उसके कंपोनेंट को पकड़ा, उस कंपोनेंट को पकड़ा जो डेल एस की डायरेक्शन में है, क्योंकि हमको नॉर्मली वाला ही कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला तैयार किया। तो ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ। केसेस क्या बताता हूँ? केसेस। पहला केस तो आपने समझ लिया, जब थीटा बराबर 0। दूसरा केस सुनो, दूसरा केस, जब थीटा बराबर 90 हो तो क्या होगा? रख के देखो यहाँ 90, फाई ई बराबर, रख के देखो ना, ई डेल एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ओ माय गॉड, कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, 0। ये स्थिति क्या कहती है बताओ? आप खुद बताओ। पानी की धारा वाला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, उससे तुलना करते हैं, जल्दी समझ में आएगा। यहाँ से पानी की बौछारें आ रही है, तुम पहले चूड़ी को कैसे रखे थे? और उसमें से बहुत सारा पानी जा रहा था। अब तुम चूड़ी को ऐसे रख दिए, ऐसे, समझ रहे हो कैसे? ऐसे। अब मैं बोलूँगा इसमें से कितना पानी जाएगा, तो पानी उसके ऊपर से जाएगा, उसके नीचे से जाएगा, जो डायरेक्ट चूड़ी पे टकराएगा वो भी टकरा के ऊपर नीचे से जाएगा, लेकिन घुस कैसे जाएगा उसके अंदर? घुसेगा तो नहीं ना। तो इसका मतलब अब चूड़ी में से कितना पानी जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, सब राइट साइड, क्योंकि चूड़ी कैसे रखी है अभी? सीधी। सीधी मतलब बताओ कैसी? अब देखो चूड़ी ऐसे रखी है, अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ऐसे, क्योंकि मैं क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या बताया? हमेशा अभिलंबवत बताया। अगर चूड़ी ऐसी रखी है तो उसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर। लेकिन फील्ड की डायरेक्शन है इधर, तो कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन गया तो फ्लक्स की वैल्यू होगी 0। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अब देखिए, ये हमने छोटा सा क्षेत्रफल था ना सर, छोटा सा क्षेत्रफल था तो हमने डेलस लिया। अगर बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो, कितना क्षेत्रफल हो, तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो तो हम उस क्षेत्रफल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। क्या मैं इसको मिटा दूं? कहीं पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार छोटे रूप में रिवाइज करवाता हूँ कि अगर ई और डेल एस की दिशाएं सेम है तो चुपचाप ये फॉर्मूला बन जाएगा ई डेल एस। और अगर ई और डेल एस की दिशाएं अलग है, मान लो दोनों के बीच का एंगल, तो हमको ई का कंपोनेंट प्राप्त करना है, ई कॉस थीटा, किसकी दिशा में, और फिर इसके कंपोनेंट और डेल एस को गुणा कर देना है। क्या कर देना है? कंपोनेंट और डेल एस को गुणा कर देना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और यही फॉर्मूला तैयार हो गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चारों चीज एक ही है, ये या ये या ये या ये चारों चीज एक ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वैसे, इसको वैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कहाँ से, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। क्या फॉर्मूला होता है? यानी ए बी कॉस थीटा को आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, इसलिए ई डेल एस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख दिए? ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर लिख दिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब सुनो। अब मान लीजिए आपका कोई सरफेस बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है? बहुत बड़ा है। मान लीजिए बहुत बड़ा सरफेस है, ठीक है, बहुत बड़ा सरफेस है। और मान लीजिए ये ये डेल एस की दिशा हो गई और ये ई की दिशा हो गई, दोनों के बीच के एंगल बन रहा है थीटा, है ना। अब बोलोगे सर ये तो बड़ा सरफेस का कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो बड़े सरफेस में हम क्या करते हैं पता है? बड़े सरफेस में हम उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। जैसे मान लो ये डेल एस एक छोटा सा टुकड़ा रहा होगा, ये डेल एस इसको मानो, पूरे को मत मानो, डेल एस में छोटे टुकड़े को मानो। ठीक है, इसको डेल एस 1 मानो, ये छोटा टुकड़ा इसको क्या मानो, ऐसे करके हर टुकड़े में अलग अलग, और सब में ई का डायरेक्शन ऐसे से होगा। ठीक है, फिर सब के लिए फ्लक्स की गणना करोगे और सबको फिर क्या करोगे? जोड़ोगे, तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। इसलिए हम
एक छोटे से टुकड़े का फ्लक्स को अगर मैं डी फाई लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, और उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ ई वेक्टर डॉट डॉट डेल एस वेक्टर, क्या लिख रहा हूँ, ई वेक्टर डॉट, एक छोटे से टुकड़े के लिए लिख रहा हूँ। अगर मेरे को पूरे से टुकड़े के लिए लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सिग्मा, सिग्मा यानी समेशन। समेशन क्यों कर रहे हैं सर, समेशन का मतलब क्या होता है पता है, इस समेशन का, ये समेशन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना हो, ठीक है। तो ये जो मैंने फ्लक्स लिखा है ना, वो छोटे से टुकड़े के लिए लिखा है, ऐसे तो बहुत सारे टुकड़े हैं, तो सबों टुकड़ों के सबों टुकड़ों के टोटल फ्लक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सिग्मा लिख देता हूँ ई डॉट डेल एस, है ना, ये सिग्मा एस, इस पूरे सरफेस का नाम एस जीरो। आई कब लिखते हैं, जब हम इनको नंबरिंग देते, 1 2 3 4 नंबरिंग देते। अभी मैं नंबरिंग नहीं दिया हूँ, बस मैं सिग्मा कर दिया कि जितने भी टुकड़े होंगे सबका एक साथ योग, ठीक है, पक्का। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े लिए हो, ये जो छोटे छोटे टुकड़े लिए हो, अगर उनको और बारीक बारीक लें, मान लो पहले तुम लिए 10 टुकड़े, कितने टुकड़े, 10 टुकड़े, 10 टुकड़ों में आपने पूरे सरफेस को कवर कर दिया। अब मान लो तुम छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो टुकड़ों की संख्या बढ़ेगी। जैसे एक कागज है, उसके 2 टुकड़े करूंगा तो क्या होगा, टुकड़ा बड़ा बड़ा रहेगा। 4 टुकड़े कर दूंगा तो, 8 टुकड़े करूंगा तो टुकड़ा और छोटा होगा। टुकड़ों की संख्या बढ़ाओगे तो टुकड़ों का साइज कम होने लगेगा। बात समझ में आ रही, तो मैंने वहां वही काम कर रहा हूँ कि मैं टुकड़ों को एकदम क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे कर रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़े, तो टुकड़ों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जब टुकड़ों को एकदम छोटे छोटे कर दोगे सर, एकदम छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा कर दो कि वो लगभग एकदम, हाँ, जीरो की ओर प्रवृत्त होने लगेगा, टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा हो जाएगा। उस समय ना इस सिग्मा को हटा करके हम समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं और डेल एच को हटा करके डी एस लिख देते हैं। ध्यान से देख लो क्या चेंजेस आया है, क्या क्या चेंजेस आया है। ई डॉट डेल एस था और डेल एस की जगह क्या हो गया, डी एस। समेशन की जगह क्या दिख रहा है, समाकलन का यानी इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है। और नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में मतलब वो पूरे बड़े वाले सरफेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और तुम लोग बोलोगे समेशन से सिग्मा, सॉरी, समेशन से समाकलन क्यों हो गया, इंटीग्रेशन क्यों हो गया, ये कब हुआ, जब तुमने ये जो एरिया जो लिया हुआ उसको और क्या कर लिया, छोटा कर लिया। छोटा, वो छोटा कब करोगे, जब तुम लोग टुकड़ों की संख्या मतलब और बारीक बारीक बांट दिया आपने, उस काम को बहुत बारीक बारीक बांटा, ठीक है। जैसे मैं एक बोरी चावल को तुम लोगों को इकट्ठा करने बोलूं तो तुम लोग मुठा मुठा भर के इकट्ठा नहीं कर रहे हो, बल्कि एक एक दाना करके इकट्ठा कर रहे हो, वही प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। एक बोरी चावल इकट्ठा करना, लेकिन कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ, मतलब एकदम बारीक से बारीक रूप में हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं सर, उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर टू ऑल सर, हो गया। और ये नीचे में जो लिखा है सरफेस एस, वो पूरे सरफेस, और ये जो सर्कल लगा है साइन के ऊपर, वो ये बताता है कि ये जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है। कौन सा, मतलब बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो ये फ्लक्स का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ये यहीं से डिराइव हुआ है। इज इट क्लियर, कंप्लीट टॉपिक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, मेरे ख्याल से पूरा डिटेल हो गया, एकदम डिटेल, आपको याद रखना है इस पूरे चीज़ को। लेकिन एक चीज़ और बच गई है, पूछो क्या, इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। आइए 5-5 मिनट लगेगा, 5 मिनट बस लगेगा, मैं इसको मिटा दूँ क्या, चलिए। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है सर, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डेल एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ कॉस थीटा। चलो अब सुनो, अगर आपको यूनिट ऑफ फाई चाहिए, यूनिट ऑफ क्या चाहिए, फाई चाहिए, तो उसके लिए आपको ई का यूनिट लिखना पड़ेगा और क्षेत्रफल का यूनिट लिखना पड़ेगा। व्हाट इज ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़े थे, बल बटे आवेश, याद है आपको कुछ, बल को नापते हैं न्यूटन से, आवेश को नापते हैं कूलॉम से, क्षेत्रफल को नापते हैं मीटर स्क्वायर से, ठीक है, मीटर स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। कूलॉम नीचे, इज इट क्लियर, कोई डाउट है तो पूछ लो सर। यस, आप इसको लिख सकते हैं nm2c-1। अब देखते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, विमी सूत्र देख लें,
न्यूटन न्यूटन कौन है? बल का विमी सूत्र, बल का विमी सूत्र मुझे बताएं। mlt-2, mlt- ये बल का विमी सूत्र हुआ। नीचे कौन है? कूलॉम यानी चार्ज। चार्ज का कितना होता है सर? तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी लिखते हैं, आपको पता है? तो Q इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा, और I के लिए हम लोग लिखते हैं एम्पियर, और टाइम के लिए टी। मैं आपको बताया था कि ना एटी याद रखना करके, आपको बताया था मैं। यहाँ कहाँ लिख रहा हूँ? इधर लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये हो गया। और मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो सब चीज। एल 3 T1 -3 A-1 कैसे लगी? डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हो गई, यूनिट तैयार हो गई, सब हो गई। आगे बढ़े, टॉपिक कंप्लीट।